हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सारे एनवायरनमेंट से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो हम सबको पता है कि ये दिल्ली है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है वो वायु प्रदूषक नहीं है। फिर लिखा है प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है? तो याद रखिएगा सबसे प्रमुख जो वायु प्रदूषक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि जैव ईंधन से निकलता है। जितने भी ईंधन होते हैं ना उससे निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण निम्नलिखित में से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली को प्रभावित करता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक नहीं है? ठीक है, कौन प्रदूषक नहीं है इनमें से? तो याद रखिएगा जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है वो प्रदूषक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का सूचक है? तो याद रखिएगा जल प्रदूषण का सूचक जो है वो बीओडी है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि हील अभिक्रिया को क्या प्रभावित करता है? तो हील अभिक्रिया को प्रभावित क्या करता है? पैन। फिर देखिए जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम है पीलिया। फिर है भारतवर्ष की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो याद रखिएगा ये है गंगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? वाहनों से भी वायु प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी पदार्थों से भी वायु प्रदूषण होता है, और जितने भी जो धुआं होते हैं फॉग की वजह से भी क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है, राइट। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए जल प्रदूषण का जो मेन रीजन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक से जल प्रदूषण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर देखिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत धीरे धीरे कम होता जा रहा है? तो याद रखिएगा जो जीवाश्म ईंधन है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। फिर है अम्ल वर्षा का जो मेन रीजन है वो क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो सबसे मेन रीजन है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। फिर अब पारा प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो याद रखिएगा कि जो पारा प्रदूषण होता है उसके कारण मिनी माता रोग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है वो हमारा 0.03% होती है। फिर प्रदूषित वातावरण में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा ये सीसा, ठीक है। फिर उसके बाद है जीवाश्म ईंधनों के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। फिर देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने का प्रमुख कारण किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। फिर वातावरण में जब ओजोन की कमी होती है तो उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक है किस चीज़ का? वायु का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधे प्रमुख वायु शोषक होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? बिल्कुल सही, उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए पौधे जो होते हैं वो वायु शोषक होते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? बताइए। बिल्कुल सही, उपभोक्ता। जो मनुष्य होता है ना वो उपभोक्ता होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है, हमें पता है, ठीक है। फिर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। फिर इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो किया था टेंसले ने। 26 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं? ईमानदारी से बताइए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही, उल्टा होगा ना। वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है तो जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। फिर देखिए सही खाद्य श्रृंखला इनमें से क्या है?
तो पहले घास, घास को टिड्डे खाएँगे, टिड्डे को मेढक खाती है, मेढक को साँप खाते हैं और साँप को बाज खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए झील के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का जो पिरामिड होता है, वो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। फिर है मनुष्य होता है, मनुष्य क्या है? मैंने इस चीज़ को अभी आपको अभी बताया कि मनुष्य क्या होता है? सर्वभक्षी होता है, ओमनिवरस होता है, ठीक है? अपघटक, इनमें से अपघटक होते हैं। अपघटक जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। फिर देखिए मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये हो जाएगा एक्वेरियम। फिर है बायोसिनोसिस शब्द का यूज़ जो है वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया था? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कार्ल मोबियस। कार्ल मोबियस जो थे उन्होंने सबसे पहले नोसिस वर्ड का यूज़ किया था, बायोसिनोसिस का यूज़। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है बताइए? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। फिर मनुष्य होता है, मनुष्य क्या होता है? सर्वभक्षी। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव कौन होते हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषी। जो प्रारंभिक जीव होते हैं खाद्य श्रृंखला में वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फिर देखिए खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। मैंने आपको बताया ना तालाब का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है और वृक्ष का पिरामिड होता है वो भी उल्टा होता है, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है? फिर एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जीव क्या बनाते हैं बताइए? बिल्कुल सही, ये बनाते हैं प्रथम पोषक स्तर। फिर देखिए खाद्य जाल बनी होती है परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर। प्राथमिक प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इन्हें शाकाहारी कहते हैं। टैगा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टैगा शब्द का जो यूज होता है वो उष्णकटिबंधीय वन के लिए किया जाता है। फिर देखिए प्रमुख हरित गृह गैस कौन सा है? तो ये मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से प्रमुख हरित गृह गैस है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए कि जीवाश्म ईंधनों के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो शीतलक के रूप में जो प्रयुक्त गैस है वो फ्रियॉन होती है। फिर पृथ्वी की सतह के गर्म होने के पश्चात उससे उत्सर्जित होने वाला विकिरण कौन सा है? तो याद रखिएगा अवरक्त विकिरण। वायुमंडलीय ओजोन स्तर के विघटन के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कौन सा उत्तरदायी गैस है बताइए? अभी मैंने आपको बताया ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो आयोजन हुआ है कौन से ईयर में हुआ है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा 1987 में। फिर बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो वीजी रॉसेन ने। और इकोसिस्टम का किसने किया है? टॉन्सले ने। और बायोडायवर्सिटी का वीजी रॉसेन ने। हमारे देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो हमारा देश है वहाँ पे सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था वो 1972 में पारित किया गया था। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना 1952 में हुई थी। एन एन NBPGR कहाँ स्थित है? तो NBPGR जो है वो दिल्ली में स्थित है। फिर हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है बताइए? वर्तमान में कितनी है ये बताइए? इसमें पुराने डेटा दिया हुआ है, आप मुझे अभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितनी है। फिर देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर से संबंधित है? तो सफेद शेर से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है बताइए? बिल्कुल सही, बांधवगढ़। फिर है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पादप जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है बताइए? देखिए वो स्थित है हमारा मंडला में। फिर है भारत में अनेक पशु पक्षियों की संरक्षण प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए किस श्रेणी में रखा गया है? तो इस चीज को याद रखिएगा, पूज्य श्रेणी में रखा गया है। जीवाश्म ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में किस पौधे का रोपण किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, रतन जोत के पौधे का रोपण किया जा रहा है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है बताइए? तो भारत का जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर MAB मैन एंड बायोलॉजी प्रोग्राम
बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? मैन इन बायोलॉजी प्रोग्राम या मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैमल्स बायोस्फीयर प्रोग्राम या मैमल्स बायोलॉजी प्रोग्राम? आई होप ये आपको पता होगा। बिल्कुल सही, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। गैंडा, गैंडा के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा है। फिर है बांदीपुर कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये हाथी से संबंधित है। रेड डेटा बुक जो है वो किससे संबंधित है? तो जो रेड डेटा बुक है ना, वो रिलेटेड है विलुप्त होने वाले पौधों से। फिर है भारत में विलुप्त हो गया जंतु कौन सा है? तो इस चीज को याद रखिएगा, चीता। सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई? तो सर्वप्रथम जो वन नीति है वो 1994 में घोषित की गई थी। फिर है रायपुर जिले में 553 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सीता नदी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला है। फिर उदंती अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइए? तो जो उदंती अभ्यारण्य है वो स्थित है गरियाबंद जिले में। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनैप कब से प्रारंभ हुआ है? तो इस चीज को याद रखिएगा, जून 1972 से। ठीक है। फिर देखिए 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो रियो डी जेनेरो में किया गया था। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूगर्भीय तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या है बताइए? आइए ऑप्शंस देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या है? तो प्रदूषक पर नियंत्रण, वनोन्मूलन पर रोक एवं वनारोपण, जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। फिर है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? इस चीज को याद रखिए, तो 1974 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, 1974 में। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ बताइए? पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। नाभिकीय दुर्घटना एवं रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के तापमान में इसके कारण, रेडियोधर्मिता के कारण 9 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक की क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर पौधों में कार्बन के जटिल यौगिकों का निर्माण होता है, ये भी सही है। शिशु विकलांगता में भी वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है सूर्य की पराबैंगनी किरणों का क्या दुष्परिणाम है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसकी वजह से मनुष्य को कैंसर होता है, चमड़ी में जलन होती है, शिशुओं में भी विकृतियां उत्पन्न होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी ये सही है। ठीक है। फिर देखिए हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का क्या उपाय है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ओजोन की निम्नता पर रोक लगाना, सघन वृक्षारोपण करना, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का यूज करना, ये सभी इसके उपाय हो सकते हैं। ठीक है। फिर हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन, सबसे पहले तो तापमान में वृद्धि होती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, वर्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल। और इसका भी ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है। फिर देखिए किसी भी प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण यानी ब्लू कलर इन बेबी की बीमारी होती है। बताइए किससे होती है ये? तो इस चीज को याद रखिएगा, ये होती है नाइट्राइट से। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि शारीरिक अंगों में विकृति होती है, रक्त में कमी होती है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सभी क्या होता है? फ्लोराइड युक्त जल पीने से होता है। फिर है मानवकृत आपदा क्या है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। मानवकृत आपदा, सबसे पहले तो आग और दावाग्नि, औद्योगिक दुर्घटनाएं, वन क्षरण, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, ये सभी होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो जलवायु में परिवर्तन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, ओजोन परत में क्षरणता, ये सभी होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 1988 में। फिर इस चीज को देखिए कि यहाँ लिखा है नाभिकीय प्रदूषण का क्या रीजन है? तो याद रखिएगा नाभिकीय प्रदूषण का जो रीजन है वो समस्थानिकों के उत्पादन के समय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। फिर है कि परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन हो जाता है संयंत्रों में। हाँ ठीक है, संयंत्रों से। ठीक है, ये भी सही है। नाभिकीय रिएक्टरों से उत्पन्न होते हैं नाभिकीय प्रदूषण, ये भी सही है। सर से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का क्या कारण है? बताइए क्या कारण हो सकता है? तो याद रखिएगा श्वास के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है, हम सबको पता है।
ठीक है, फिर है जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म क्या है? तो बताइए क्या है? तांबा और टीन है। फिर देखिए ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है? तो याद रखिएगा कि उसके कारण क्या होता है? श्रवण स्तर कम होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, शारीरिक प्रभाव भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है वायु प्रदूषण से फैलने वाला रोग कौन-कौन सा है? तो गले का दर्द, दमा, श्वसन से संबंधित रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी इसका भी करेक्ट आंसर है। फिर देखिए चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में रिसाव कब हुआ था? तो बताइए चेरनोबिल परमाणु संयंत्र सबसे पहले बताइए कहाँ पे है? तो रशिया में है, ठीक है? और रिसाव कब हुआ था? तो इस चीज़ को याद रखिएगा दिसंबर 1986 में। फिर है पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इस चीज़ को याद रखिएगा 1980 में। फिर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था बताइए? तो याद रखिएगा ये 1975 में हुआ था। फिर देखिए कि जल प्रदूषक और स्थान कौन-कौन से हैं, तो आइए इसे देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है ये जल प्रदूषक है, ठीक है? और ये गंगा के वाराणसी में पाया जाता है, ठीक है? वाराणसी के गंगा नदी में। फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है वो चंबल नदी में पाया जाता है, धौलपुर में। फिर है उच्च बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दिधवारा सारण में पाया जाता है। फिर है मलय कोलीफार्म, ये राजौरी, जम्मू कश्मीर में राजौरी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्ति थे? तो इस चीज़ को याद रखिएगा पक्षी विशेषज्ञ। फिर आइए देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वन्य जीव है और इसे सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। देखिए, वन्य जीव है और किस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं? टिक लगाना है। ये देखिए, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जो है वृद्ध हिमालय पर्वत में पाया जाता है। फिर है गिलबन, गिलबन कपी जो है वो इस चीज़ को याद रखिएगा गारो, घासी और जयंतिया पर्वत श्रेणी में। फिर है श्याम मृग, थार के रेगिस्तान में। फिर है गौर, पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में जैव विविधता का मुख्य क्षेत्र है? तो याद रखिएगा जैव विविधता का जो मुख्य क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। फिर देखिए रामसर समझौता दिया हुआ है, ठीक है? और उसके ईयर दिए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रामसर समझौता ये 1982 में हुआ था, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। रामसर समझौता कहाँ हुआ था? 1982 में। क्योटो समझौता 1997 में हुआ था, ठीक है? प्रवासी पक्षियों पर बॉन समझौता ये हुआ था हमारा 2002 में। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता ये हुआ था 1994 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए घास के मैदान और क्षेत्र, आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेयरी, प्रेयरी याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्टेपी, स्टेपी कहाँ है बताइए? तो ये है यूरोप और एशिया में। पंपास कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। वेल्ड कहाँ है? अफ्रीका में। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रजातियां दिया हुआ है और देश दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डोडो पक्षी, डोडो पक्षी जो है वो मॉरिशस में है, ठीक है? फिर उसके बाद है हंगुल, हंगुल जो है वो हमारा भारत में है। फिर उसके बाद है लाल पांडा, लाल पांडा बताइए लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो लाल पांडा चीन में। फिर है कमोडो ड्रैगन, ये इंडोनेशिया का, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।